मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है राज्यसभा के रंग। बीजेपी करेगी दंग। तो कौन होगा राज्यसभा में, जरा इस खबर को देखिए। विधानसभा, लोकसभा और अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद बीजेपी राज्यसभा की सीट के लिए प्रत्याशी चयन की कवायद में जुटी है। सिंधिया की खाली सीट पर बीजेपी किसको राज्यसभा भेजेगी, फिलहाल इसी पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश से 2 और तेलंगाना से 1 नाम की चर्चा है। पंजाब से भी कोई नेता दावेदार हो सकता है। इतना ही नहीं, अमित शाह के वादे की वजह से केपी यादव को भी दावेदार माना जा रहा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से सीट बीजेपी के ही खाते में जाने वाली है। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने कैंडिडेट्स को लेकर चौंकाया है, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में हमेशा जातिगत समीकरण को साधा है। दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला सभी को मौका मिल चुका है। अब संभावना सामान्य वर्ग को सीट मिलने की ज्यादा है, जिनमें मुकेश चतुर्वेदी और कांति देव के नाम आगे हैं। लेकिन हिंदुत्व की कट्टर छवि को तरजीह मिली तो ओबीसी को टक्कर देने वाली माधवीलता रेस जीत सकती हैं। बीजेपी का कहना है कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो आदेश और निर्देश करेगा उस पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के खाते में फिलहाल कुछ नहीं जाना है। संख्या बल के आधार पर सिंधिया की सीट खाली हुई है, फिर भी कांग्रेस इसको लेकर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो यूज एंड थ्रो की परंपरा है। इस्तेमाल करते हैं और फिर बाहर कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जिन सिंधिया जी के विरोध में केपी यादव जी को लाए थे, उन्हीं के टिकट काट के सिंधिया जी को टिकट दिया और सारी जो बीजेपी की नियम है उन सबको ताक में रख दिया गया। अब जातीय समीकरण के नाम पर फिर एक बार ठगने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय पता चल जाएगा केपी यादव जी का क्या रुख होगा। चर्चा है कि उम्मीदवार को लेकर बीजेपी जल्द ही फैसला कर लेगी और नाम की घोषणा भी करेगी। लेकिन जब तक नाम तय न हो जाए तब तक कई नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा के रंग में बीजेपी फिर से करेगी दंग। इसकी संभावना भी ज्यादा नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है राज्यसभा के रंग। बीजेपी करेगी दंग। भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो राज्यसभा के लिए एक अलग तरह की लाइन बनाई है। उस लाइन में सामाजिक समीकरण दिखते हैं, जातिगत समीकरण दिखते हैं, क्षेत्रीय समीकरण दिखते हैं। तो क्या इस बार भी मध्य प्रदेश से जो 1 सीट खाली हुई है राज्यसभा की, उसमें यही सब दिखाई देगा, या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से कोई व्यक्ति आकर राज्यसभा पहुंच जाएगा? क्योंकि समीकरण वहां भी बनाना है और जिस तरह के परिणाम लोकसभा में दिखाई दिए तो फिर चर्चा ये भी है कि बीजेपी फिर एक बार चौंकाएगी। लेकिन कौन होगा, इस पर हम बात करेंगे। पहले उन 3 सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें हम सुरख के सवाल कहते हैं। यानी क्या, पहला सवाल आप देखिए, क्या राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन में फिर चौंकाएगी भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी का चेहरा लोकल होगा या फिर हाईकमान की पसंद? और जातिगत क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी बीजेपी? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे समीकरणों को साधेगी भी और इस पर प्रयास भी रहेगा कि इन समीकरणों के बहाने एक बड़ा मैसेज भी चले जाए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद है। आपने देखा लोकसभा में, आपने देखा विधानसभा में, पर राज्यसभा में कौन जाएगा? तो कई बार, पिछली बार तो हमने देखा कि जो लोग घर में सो रहे थे उनको फोन गया कि आखिर कौन है ये, पता लगा ये है और इनको राज्यसभा पर। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा, समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जो है, आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूँगा, कैसा देख रहे हैं राज्यसभा को? क्योंकि बीते हम अभी देखें, चाहे वो उमेश नाथ पहुँच गए हों या बाकी धर्मेंद्र प्रधान की जगह जो सीट खाली हुई उसमें भी हमने देखा कि माया नारोलिया पहुंच गई। ऐसे अलग अलग बहुत सारे चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं।
लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा? देखिए मनोज जी, बीजेपी चौंकाने के लिए पहचानी जाने वाली है। उसकी पहचान ये बन गई है कि वो ऐसे फैसले करती है कई जिससे लोग चौंक जाते हैं। हम चाहे लोकसभा की बात कर लें और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की बात कर लें, जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम आया सब चौंक गए थे। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी एक बार फिर मध्य प्रदेश में चौंकाएगी। ये बात अलग है कि चुनाव बहुत दूर हैं, अब राज्यसभा को छोड़ दें तो हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन पार्टी की अब तक की जो रीति नीति रही है मनोज जी, वो एक जमीन के कार्यकर्ता को उठा के ऊपर लाते हैं। हम जिनकी चर्चाएं कर रहे हैं वो ठीक है, वो नाम भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर मध्य प्रदेश में वो संदेश देगी कि देखिए हमने फिर जमीन के कार्यकर्ता को सामने लाके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, राज्यसभा में भेज दिया। क्योंकि हम चाहे कविता पाटीदार को देख लें, चाहे जबलपुर से सुमित्रा जी को देख लें, चाहे हम नारोलिया जी को देख लें, ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहे हैं। इनकी भूमिका कभी पर्दे के सामने बहुत बड़े नेता के तौर पर नहीं रही, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो मुझे लगता है कि इन मामलों में भी यह जो सिंधिया की सीट है उसमें एक नया चेहरा होगा, और संभावना मुझे जो लग रही है वो हो सकता है कि बुंदेलखंड और विंध्य इलाके का कोई नया चेहरा आपको दिख जाए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और आशीष जी मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, हालांकि आप इसमें भी ये कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व जो करेगा वो तय हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है, नया नाम लेकर आती है और नया कुछ दिखाती भी है। अभी हमने देखा कि लोकसभा में ठीक है आपकी सरकार बन गई, कुछ दूसरे समीकरण भी बदले, विपक्ष मजबूत हो गया और जातिगत और बाकी समीकरण दिखाई दिए। तो क्या इन्हीं को आधार बनाकर अगला जो भी जाएगा राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से, उसको देखा जा सकता है? जी 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 आशीष जी, आपकी आवाज शायद, हाँ जी हाँ जी, आवाज मुझे भी कट रही है जी, बोलिएगा बोलिएगा, आ रही है आपकी आवाज। राज्यसभा में ऐसी भावना रहती है कि सरकार को सहयोग करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हुए सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय क्षेत्रों में जिनके पास अपने ज्ञान की विशिष्टता है, जो लगातार समाज में जिनके कामों के कारण बदलाव आया है, ऐसे लोगों को भेजा जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकसभा के, विधानसभा के, राज्यसभा के प्रत्याशी चयन करते समय कार्यकर्ता उसकी योग्यता का ध्यान तो रखती ही है, साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए भी पार्टी काम करती है। आपने देखा होगा हमारे साथी क्षेत्र में वर्षों से काम करने वाले संत समाज के हमारे प्रमुख उमेश नाथ जी महाराज को पार्टी सभा में भेजा। हमारी महिलाओं के बीच में सशक्तिकरण का काम करने वाली बहन कविता पाटीदार जी हो, सुमित्रा वाल्मीकि जी हो, ऐसे कई सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे माया नारोलिया जी हो, इन सबको राज्यसभा में भेजा ताकि ये मध्य प्रदेश की आवाज बनने के साथ साथ उन वर्गों की आवाज बनकर भी उभर सके। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया करती ही है। हमने संगठन में यदि संगठन के पदाधिकारी की आयु को युवा वर्ग जोड़ने के लिए कम किया, तो हमने टिकट वितरण में भी समय से पूर्व जो एक आकलन हुआ करता था कि टिकट 15, 20, 25 दिन पहले घोषित होते हैं, हमने उसके लिए भी लंबे समय पहले टिकट घोषित किया, जिसका सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आया। तो चुनाव लड़ने की रणनीति एक राजनीतिक दल के होने के नाते जो जो समय समय पर आवश्यक होती है, नवाचार भी पार्टी करती है, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखती है और साथ ही साथ उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करती है जो कहीं न कहीं जिन्होंने कुछ अनूठा काम, जिन्होंने कुछ विशिष्ट काम समाज में किया है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए भी अच्छा नाम मध्य प्रदेश से दूर जी। योगेश यादव जी, मसला भारतीय जनता पार्टी का है और यदि हम संख्या बल के आधार पर देखें तो निश्चित रूप से जो भी होना है वो होना तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। क्या आपको लग रहा है, क्या लगातार राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही, ये चुनौती भी है? देखिए मनोज जी, पहले तो मेरी ये मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोगवादी हो गई है। प्रयोगवादी जी, और सामूहिकता का, जहां पर सामूहिकता का मुद्दा गौण करके एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से ही यदि वितरण किया जाए तो वो अतिवाद भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है। और इस अतिवाद के शिकार भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता हुए हैं, मेरा कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन यदि आप कहेंगे केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिराज सिंधिया जी को टिकट दिया तो उनका क्या कसूर था,
कि वो चुनाव तो नहीं हारे थे, तो अब राज्यसभा का चैलेंज भी यदि बनता है तो सर्वाधिक चैलेंज केपी यादव का बनता है। खैर ये इनका आंतरिक मसला है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो केपी जी को पहुंचाते हैं राज्यसभा में या नहीं पहुंचाते। उन्होंने आलोक संजर का टिकट को काटकर एक तथाकथित साध्वी को टिकट दिया था। तो ये अतिवाद जो होता है, ये प्रयोगवादी सिस्टम जब कायम होता है कि जब व्यक्ति को अति आत्मविश्वास आ जाए 400 पार का, और उसी के कारण हर्ष रोककर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी रसातल की तरफ बढ़ती जा रही है। शने शने उसका पतन होता जा रहा है। और ये प्रयोगवादी दृष्टिकोण सामूहिकता के प्रति एक प्रहार होता है, और इसी से जिसको कहते हैं ना केडर बेस्ड पार्टी, उसका ह्रास करके, उसको मार करके, उसको तिरस्कृत करके इस तरीके से एक व्यक्ति की हठधर्मिता यदि चलती है तो ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। लेकिन जो बेचारे हो जाते हैं इस मामले में, चाहे केपी यादव हो, चाहे आलोक संजर हो, तो इनके प्रति एक सर दोनों को सांसद तो बनाए, सर दोनों सांसद रहे हैं, केपी यादव भी सांसद रहे, आलोक जी भी सांसद रहे, सांसद बनने का मौका तो मिला। मनोज जी फिर दोबारा क्या कसूर था उनका? केपी यादव का क्या कसूर था कि एक अच्छे नेता को वो किया गया? मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे नहीं है, मैं मेरी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन एक आंतरिक जब देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी किस तरीके का हठधर्मिता चलती है। आलोक संजर एक सभ्य और एक अच्छे इंसान है, जहां तक मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे बातचीत की है, तो एक भावनात्मक रिश्ता होता है कि एक अच्छा इंसान राजनीतिक पतन हो गया। ऐसे कई लोगों के प्रहार हुए, मैंने आपको 2-3 ही उदाहरण दिए हैं। तो आप प्रयोगवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी का दम्भ मान ले या अति आत्मविश्वास मान ले, इस प्रयोग का भी इंतजार करेंगे कि ये एक राज्यसभा सीट में वो क्या प्रयोग करते हैं। जी जी संदीप जी, अभी देखिए आप, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्यसभा में चर्चाएं होना है। यदि हम उनकी तरफ देखते हैं, हालांकि चीज़ें बदली है और उस पर कितना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, और उच्च सदन के भीतर भी ऐसे लोग चाहिए जो उसमें बात रख पाए, बात कर पाए। पहले जब राज्यसभा में लोग जाते थे, जैसा खुद आशीष जी भी कह रहे थे, वो कोई मीडिया से हो सकता था जिसका अपना योगदान रहा हो, समाज के किसी भी कोने में उसका योगदान रहा हो, ऐसे लोगों को चयन किया जाता था। लेकिन बीते बड़ी तेज़ी से हम देखते हैं कि उच्च सदन में भी अब वही चीज़ें देखी जाती है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो। लेकिन क्या उच्च सदन में इस बार कुछ नए लोगों की जरूरत पड़ेगी? जैसे हम एक नया चेहरा दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जिन्होंने ओबीसी को टक्कर दी, लता जी ने, क्या ऐसे चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं? देखिए मनोज जी, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे चेहरों को सदन में लाया जाता है जिनकी आवाज़ भी हो, जिनका अपने क्षेत्र में काम भी हो। ये परंपरा रही और लाए भी बहुत से लोग गए हैं, चाहे लेखक हों, संगीतकार हों, गायक हों, क्रिकेटर हों, बहुत से लोगों को जगह मिली है। लेकिन राजनीति तेजी से बदली है मनोज जी। आज हमें अपने कार्यकर्ता को, अपने लिए वर्षों से काम करने वाले व्यक्ति को भी समायोजित करना पड़ता है। अवसर आपके पास कम है राज्यसभा में मनोनयन के या प्रत्याशी बना के भेजने के। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में पार्टी अपने लाभ को भी देखती है कि जिस व्यक्ति को हम राज्यसभा में भेज रहे हैं उसका पार्टी के प्रति कितना त्याग रहा है, कितना समर्पण रहा है, उसने कितना काम किया है। अगर हम उसको ले जाएंगे तो अगली पिछली पीढ़ी है या जो उनसे कम उम्र के लोग हैं उन्हें ये नज़ीर मिलेगी कि फला आदमी सामान्य था, पार्टी के लिए काम करता रहा, समाज के लिए काम करता रहा, उसे अवसर मिल गया। लिहाजा हमेशा चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कई दिग्गजों को तो वो जगह देते हैं, लेकिन नए चेहरों को जगह देके वो ये संदेश देते हैं अगली पीढ़ी को कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। जब हम इन नए चेहरों को या पर्दे के पीछे काम करने वालों को मौका दे सकते हैं तो आपको भी अवसर मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उत्साह बढ़ता है ऐसे में कार्यकर्ता का। हाँ, लेकिन ये दिखाई दे रहा है आपको, बीते कुछ वर्षों में हम देखे, दिखाई तो वही दे रहा है कि जातिगत भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वोट बैंक भी तो आपकी मजबूरी है ना, वोट बैंक भी आपको पर्याप्त रखना है। लेकिन जो चेहरे जिनकी अभी अपन ने पहले भी बात की, ये चेहरे तो वो हैं जो बिहाइंड द कर्टेन थे, पर्दे के पीछे थे, उनकी उतनी सक्रियता नहीं थी राजनीति में। लेकिन संगठन को और पार्टी को पता था कि ये जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मौका मिला। और उसमें जातीय समीकरण भी आपने देखा। राजनीति में अगर आपको सत्ता हासिल करना है, ताकतवर बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें मुझे लगता है देखनी पड़ती हैं। आशीष जी, अभी आप भी कह रहे थे, लेकिन योगेश जी के कुछ सवाल थे, वो मैं सीधी भाषा में कहूँ यूज एंड थ्रो जैसी बात वो कर रहे थे। लोग आते हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पार्टी का मसला है। केपी यादव के नाम की चर्चा होती है। अमित शाह जी को हमने देखा, उन्होंने मंच से कहा था कि आप एक नहीं 2-2 लोगों को देख रहे हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वोट करिए, वो तो आपके सांसद बनेंगे ही, लेकिन केपी यादव जी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो चर्चा केपी यादव जी की भी हो सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को छोड़ती नहीं।
जो अच्छा काम करता है, जिसकी समाज में जगह होती है, जिसके राजनीतिक नेतृत्व पर लोगों को भरोसा होता है, ऐसे कई सारे नहीं, हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। हम अनेक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि सामान्य से कार्यकर्ता को पार्टी ने न सिर्फ विधायक का टिकट दिया बल्कि मंत्री भी बनाया। मान्यवर जी के 2019 वाले चुनाव में या 23 वाले में भी कई हमने आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और वो आज सांसद बनकर लोकसभा में उस क्षेत्र की, वहां की जनता की आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर आजकल कुछ और भी करती है भारतीय जनता पार्टी। पता लगा आपके व्यक्ति को टिकट ना देकर किसी और को दे दिया। सर देखिए, राजनीति समय, परिस्थिति, काल के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है जी। और इसलिए यदि हम मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का भला करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि कुछ लोग हमारे साथ जो है उन्हें हम स्वीकार करें, तो हमें स्वीकार भी करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार, मध्य प्रदेश में पुनः सरकार ये जो बनी है, इसी कारण तो बनी है कि हम सबको स्वीकार करने में सक्षम है, सबको साथ लेकर चलने में समर्थ हैं। कांग्रेस में ये भावना नहीं है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस ने कितने लोगों के साथ क्या किया, तो सीताराम केसरी से लेकर मध्य प्रदेश में अरुण यादव जी से लेकर मुकेश नायक जी से लेकर सुरेश पचौरी जी से लेकर कई सारे नाम निकल कर आएंगे जिनको कांग्रेस ने हाशिए पर रख रखा है। लेकिन ये उनकी पार्टी का विषय है। अगर वो हमारी पार्टी के विषय में बात करेंगे तो हमें उत्तर भी देना ही चाहिए। लेकिन आप विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को जो अपने क्षेत्र और जनता की समस्याओं के लिए राज्यसभा में आवाज उठा सके, पैरवी कर सके, उसे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने का अवसर मध्य प्रदेश से प्रदान जी। योगेश जी, योगेश जी। देखिए मनोज जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, बोलिएगा। हाँ, पहली बात तो सर ये है कि मैं प्रथम प्राथमिकता में मेरी पार्टी में भी यही बात कहता हूं कि अपने क्षेत्रीय आधार पर ही राज्यसभा का जिसको हम कह सकते हैं मनोनयन, लेकिन वो होता नहीं है, निर्वाचन प्रक्रिया के अधीन ही होता है ये चुनाव भी। लेकिन राज्यसभा में हमेशा अपने राज्य के ही व्यक्ति को चुना जाना चाहिए और इसमें सिर्फ इस बात का मापदंड ना रहे कि वो राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो उसको कहीं से भी चुनकर आना। भाई, कुछ लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वो जनता का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन उनके जीवन को उन्होंने आहूत किया है। किसी ने 45 साल, किसी ने 50 साल। तो प्राथमिकता तो संगठनात्मक तौर पर तो उन्होंने अपने जीवन को आहूत किया। एक सम्मानी तरीके से राज्यसभा में बोलने के लिए कुछ उसमें से बहुत ज्यादा प्रखर भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, जैसा कि संदीप जी ने कहा, तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मान्यता दी जानी चाहिए। अब लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रयोगवादी हो गई, अब ये क्या करेंगे ये ईश्वर जाने। नहीं, लेकिन योगेश जी योगेश जी ये बात भी तो समझना पड़ेगा कि एक पार्षद, सुमन जी की हम बात करें, यदि हम देखते हैं जबलपुर से, एक पार्षद राज्यसभा की सदस्य बन जाती, मतलब ये कि ऐसे व्यक्ति पर भी ध्यान तो रहा भारतीय जनता पार्टी का। कुछ चीजें तो बदली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी ने कुछ लाइन तो बदली है। नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला है और इसमें नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं से हमें सीनियरिटी, अपनी पार्टी में भी मैं ये बात करता हूं कि हमने सीनियरिटी, अपने आप में उसका समर्पण, उसका व्यक्तित्व, उसकी प्रखरता, उसकी वाक शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति, इन सभी मैटर्स को भी ध्यान देना चाहिए आखिर व्यक्ति। और लेकिन ये रहता है, अब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल एंगल से चुनाव हो रहा है कि इससे पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, पार्टी को इससे कितना लाभ मिलेगा, कितना हमारा वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा। ये बातें मायने रखती है, हर राजनीतिक पार्टी इस बात का ध्यान रखती है कि हमें पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति का जीवन जिसने आहूत किया है और किसी कारण से वो पीछे रह गया है, तो उसको प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये मेरा मत है। बीजेपी दे रही या नहीं दे रही? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। जितने भी राज्यसभा में अभी जो हुए हैं उनका पॉलिटिकल और जातिगत एंगल ज्यादा देखा गया। जी आशीष जी, ऐसा कुछ है? आशीष जी, ये जिस एंगल की बात कर रहे हैं, क्या वैसा देखा गया और जिन लोगों को जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाए वहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। जातिवाद का जो जहर जिन राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से फैलाकर पूरे भारतवर्ष में करने का प्रयास किया, आज वो किस मुकाम पर है आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ऐसा मानना है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो लोग काम करते हैं, जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्हें आगे लाना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है।
विजय वाल्मीकि जी हो, चाहे महाराज जी हो, उमेश नाथ जी महाराज हो, बहन कविता पाटीदार जी हो, माया नरोलिया जी हो, इनका प्रारंभिक जीवन देखिए आप। निरंतर निष्ठा के साथ जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और इस कारण से यदि इनके 15 साल, 20 साल, 25 साल की सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अनुभव का लाभ लेने के लिए यदि इन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। हम ये करते हैं और हम ये करने का मानता रखते हैं। आपकी पार्टी में जो तय वहां से हो जाता है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के बारे में तो ऐसा पहले कई सारे किस्से मौजूद हैं, जब किसी बड़े व्यापारी जगत के व्यक्ति को ये राज्यसभा में मनोनीत कर देते थे। कई राजनीतिक दलों के बारे में ये भी मशहूर है, उन्हें एक सीट का कोटा मिलता था तो वो सीट को किसी को व्यावसायिक आधार पर प्रदान कर देते थे। ऐसे कई उदाहरण भारत के इतिहास में राज्यसभा में मनोनयन के लिए या भेजने के लिए सुने हमने अपने जीवन में सुने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया करती है। विधानसभा, लोकसभा से लेकर अब राज्यसभा में भी हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो उन पार्टी के जनता की समस्याओं को राज्यसभा में अच्छे से उठा सकते हैं और जिनका व्यापक जनाधार है, उन सब योगेश जी ये जो बात कह रहे थे आशीष जी की पूर्व के वर्षों को याद करते तो फिर बहुत सारी चीजें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसी टिकट को या किसी सीट को बेच दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है इशारा उसी तरफ था। नहीं, देखिए, इस मैटर पर मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को ये जानकारी जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय मुख्यमंत्रियों के रूप में चौंकाने वाली घटना की है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये छत्तीसगढ़ हो, ये एक ऐसा विषय है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो खाटी कार्यकर्ता था वो आहत हुआ है, या सीएम इन वेटिंग में थे जो मंच पर भी चौंके, जो बाद में भी चौंके कि ये कैसा निर्णय हुआ। तो ये प्रयोगवादी दृष्टिकोण से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ, छत्तीसगढ़ में फर्क पड़ा है, मध्य प्रदेश में भले ही रिजल्ट इनके पक्ष में आए। बिल्कुल भी हमारा तो इस प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी माइनस में गई है। नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करती है। एक साझे में बने हुए सभी कार्यकर्ता मूर्तियां जिस तरह एक जैसी होती है, हमारे संगठन तंत्र की नीचे से निकले समस्त कार्यकर्ता एक जैसे हैं, एक जैसा काम करने की उनमें सामर्थ्य है। पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता के लिए। संदीप जी आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे कांति देव हो या फिर मुकेश की बात कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी की बात कर रहे हैं, नाम और भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, लता जी की बात कर रहे हैं, इन नामों में से कोई नाम आपको लग रहा है या वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड या फिर विंध्य से कोई नया चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो मूल कारण जो मुझे लग रहा है, जो मैंने बुंदेलखंड और वहाँ की कही, वहाँ से राज्यसभा में वर्तमान में कोई नहीं है मनोज जी, तो संभावनाएं बनती हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति की हिस्सेदारी है, वीरेंद्र खटीक की, राज्य सरकार में भी गिनती के मंत्रियों की हिस्सेदारी। तो मुझे लगता है वो इलाका जो उत्तर प्रदेश को टच करता है वहाँ से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, मेरा अपना ये मानना है कि उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने सुझाव हैं, उनकी अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान जिस पर मोहर लगाएगी वही मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए जाएगा। चलिए तो सर इंतजार करते हैं कि आखिर कौन जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई सीट पर। आशीष जी आपका बहुत धन्यवाद, योगेश जी आपका धन्यवाद, संदीप जी आप जुड़े आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई और कई नामों की चर्चा है कि आखिर कौन जाएगा। बीजेपी ने हमेशा ऐसा नाम देकर चौंकाया है, बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर वैसा ही कुछ होने वाला है या दूसरे राज्य से आकर यहाँ जो खाली हुई सीट है उसको भर दिया जाएगा? तो सीट रिक्त है, अब भरना किसको है ये भी भारतीय जनता पार्टी जानती है, पर इंतजार कीजिए क्योंकि राज्यसभा से जिसका भी चयन होगा मैसेज तो उससे भी बहुत कुछ जाएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दक्षिण में ब्रजमोहन का मन। नमस्कार।